हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रिज्म जीएस एंड बायोलॉजी में। अब से हम इस यूट्यूब चैनल में कुछ एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम द हिंदू जो भी न्यूज़पेपर है अपना, उससे हम जो भी एडिटोरियल्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंस न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंस होती है गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी जीपीएससी जैसी एग्ज़ाम या फिर स्टेट पीएससी के लिए, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अब से हम उस पे भी हमारा कोर्स रहेगा, और बाकी बायोलॉजी पे तो हमारा जो भी दूसरी एग्जाम्स है गेट नीट वगैरह उस पर तो रहने ही वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब करंट अफेयर्स जो भी मैंने लिए है वो द हिंदू न्यूज़पेपर जो अपना है, ठीक है, उसी के वहाँ से मैंने उठाए है। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स में किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी पीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। देखिए पहला तो जो एडिटोरियल से हमने टॉपिक्स लिए, जो 2 टॉपिक्स थे जिसका जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था। एक तो मक्का जॉइंस द डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में, वो उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो इंडिया डिलिमिनेशन चैनल है, जो कि डिलिमिटेशन जो चैलेंज है, जो कि बिल आज पार्लियामेंट में जो भी अभी पास होने वाला है और जिसके ऊपर डिस्कस चलने वाला चल रही है पार्लियामेंट में, तो उस पर किस तरीके से हम क्या चीज़ें चल रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक है साइंस टेक्स है, जो कि एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। तो जो पहला टॉपिक है वो जनरली हमें GS2 पेपर में देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से। दूसरा जो टॉपिक है वो भी GS2 से है बट वो इंडियन पॉलिटी से। और तीसरा जो है वो GS3 पेपर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो। यहाँ पे देखिए अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जिनेसिस, तो देखिए हमें पता है कि जो अभी एक करंट इश्यू चल रहा है, जो कि एक वॉर चल रहा है ईरान के साथ यहाँ पे चल रहे, ठीक है, जो ईरान पे ये लोग ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में जो भी अभी वॉर चल रहे है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है उसे लेके देखिए, यहाँ पे ये जो जॉइंट डिफेंस है वो किन तीनों के बीच हुई, वो हुई है पाकिस्तान, ठीक है, तुर्की और सऊदी अरेबिया। इन तीनों के बीच एक MJDI नाम के जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी ईरान के ऊपर इसराइल और यूएस ने जब भी हमला किया, जब भी अटैक किया, जो भी वॉर चल रही थी, उसकी वजह से ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई और जो जो भी आसपास के उनकी कंट्री नेशन है जहाँ पर के यूएस के, जहाँ पर पे मिलिट्री बेस थे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह सभी, यमन ओमान सभी देशों को वहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके वहाँ पे जो यूएस मिलिट्री बेस थे, यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेस थे, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। और हम सब जानते हैं कि वो सभी जो भी हमारा मिडल ईस्ट है, वहाँ पे मिडल ईस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी उनका बिजनेस है या फिर जो हम बोल सकते हैं वो है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज़ हुई। और सितंबर 2025 में क्या हुआ कि इसराइल बॉम्ब द कतार, उन्होंने कतार पे बॉम्ब्स किया, और पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया अनाउंस द प्रिलिमिनरी बाइक लेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, उन्होंने वो अनाउंस किया। उसके बाद उसमें तुर्की भी वहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो MJDA, जिसका हम फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, फॉर्मली साइंड इन द मक्का बाय द पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की। तो उसके कौन कौन से कॉन्टेक्ट से, कोर ऑफ डॉक्टर एंड अटैक वन ऑन वन इज द अटैक ऑन ऑल, ये चीज़ आपको शायद जानी पहचानी लगेगी, जो कि हमें देखने को मिलती है नाटो में, ठीक है। जो कि क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप के मोस्ट देश, ठीक है, मोस्टली यूरोप के जो भी कंट्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिले। मैं आपको एक यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे अपने बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जो नाटो है, एक मिनट, नाटो नॉर्थ अटलांटिक जो अपना ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका फुल फॉर्म है, वहाँ पे क्या है, एक अपना USA है, फिर कनाडा है, और मोस्टली
जो अपने क्या बोल सकते हैं यूरोपियन कंट्री है, मोस्टली सभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, ऐसे कंट्री जो कि न्यूट्रल कंट्रीज है, वो किसी भी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में पता है कि मेजर जो यूनाइटेड नेशंस के कई ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी है। तो वैसे स्विट्जरलैंड और कई ऐसी कंट्रीज है यूरोप की जो कि एक न्यूट्रल कंट्रीज है, जो किसी भी तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ वो जुड़ी नहीं है, ठीक है। और ये यही एक कारण था कि जहाँ पे नाटो ने ऑफर दिया था यूक्रेन को उनके साथ जुड़ने के लिए, और यूक्रेन चाहता था उनसे जुड़ने के लिए, और वही चीज़ रसिया को पसंद नहीं आई, और रसिया और यूक्रेन के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो भी वॉर हुआ उसका एक कारण नाटो का जो मेंबरशिप ऑफर था यूक्रेन को वो भी था, क्योंकि रसिया जानता था कि यूक्रेन जो है वो रसिया के साथ ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ एक बाउंड्री नेशन है। अगर ऐसा यूक्रेन करता है तो डायरेक्ट यूएसए, कनाडा और यूरोप के सभी कंट्रीज रसिया के बहुत ही क्लोज आ जाएगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में रसिया को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया और ये चीज़ें रोक दी। और यहाँ पे नाटो का ऑफर इंडिया को भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे नाटो की बात करें, क्योंकि नाटो का भी एक जो बोल सकते हैं पॉइंट है कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला हुआ, जो कि यहाँ पे जो हमने देखने को मिला है कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। अगर नाटो की यहाँ पे किसी भी कंट्री पे अगर कोई कंट्री हमला करती है तो सभी कंट्री ऐसा समझेगी कि हम सब पे उन्होंने हमला किया है, और वो एक साथ उसका डिफेंस मतलब उस कंट्री की हेल्प करेगी, नाटो की मेंबर कंट्री जो है उनकी, और सामने वाले कंट्री पे वो लोग अटैक करेंगे और दूसरी चीज़ें हेल्पिंग करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे जो इन्होंने बनाया है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने, तो उसका भी यही एक चीज़ है, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। तो इसलिए हमें यहाँ पे नाटो को थोड़ा समझना जरूरी था, जो कि जिसकी ऑफर इंडिया को भी आई थी, पर इंडिया ने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी थी। तो यहाँ पे ये क्यों तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, और उन दोनों को इन तीनों को एक आपस में क्या जो भी है बेनिफिट है। देखिए सऊदी अरेबिया में पता है कि क्रूड ऑयल की वजह से वो एक रिच कंट्री है, उसके पास बहुत सारा कैपिटल है। तो वहाँ पे वो देखो डीप पॉकेट्स और मैसिव ऑयल वेल्थ, तो वहाँ पे आपको कैपिटल उनके पास ज़्यादा है कैपिटल, ठीक है। तो वो हेल्प कर सकती है तुर्की और पाकिस्तान की कैपिटल के फॉर्मेशन में। कंसिडरेबल द इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लामिक लीडरशिप। तो यहाँ पे देखिए तीन कंट्री ऐसी है, देखिए जहाँ पे तुर्की, सऊदी अरेबिया की जो मुस्लिम कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज है उनकी लीडरशिप करती है, उनके लीडर की तरफ वो काम करती है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें होती है, तो वो वहाँ पे वो एज ए लीडर वर्क करती है वहाँ पे। अब अगर हम तुर्की की बात करें तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, उनके पास ड्रोन्स वाली जो चीज़ है वो एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है उनके पास। और पाकिस्तान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिलिट्री ट्रूप है पॉपुलेशन की वजह से, और उनके पास जो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर आर्म कैपेबिलिटी है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इन तीनों का जो भी कनेक्शन है वो इस वजह से हुआ क्योंकि उन तीनों के पास एक दूसरे को जो चाहिए वो चीज़ें है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये तीनों के तीन कंट्री ना वो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक सिंथेसिस देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पास कैपिटल है, तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मेन पावर है। तो वो तीनों ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को यहाँ पे फुलफिल करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है, फिर ये जो भाग है वो यूएई का है जहाँ पे दुबई सा और वो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है वो तुर्की है, यहाँ पे ये ईरान है जिस पे अभी सभी चीज़ें चल रही है, यहाँ पे ये इराक है, ये सऊदी अरेबिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, ये यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो टाइमिंग लाइबिलिटी, तो साइन अमिंग्स द ऑनगोइंग वॉर्स कलेक्टिव द सिक्योरिटी प्लेज स्ट्रगल्स टू डिटर द करंट कॉन्फ्लिक्ट, ईरान टारगेटिंग यूएस बेसिस इन द सऊदी अरेबिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान जो यूएस बेस मिलिट्री बेस है सऊदी अरेबिया में नहीं, जहाँ पर भी उनकी मिलिट्री बेस है, जहाँ पे यमन हो गया, यूएई हो गया, या कहीं पे भी वो वहाँ पे टारगेट कर रहा है यूएस को चोट पहुँचाने के लिए उन दोनों के वॉर की वजह से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही यहाँ पे जो अपना हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ ईरान की वजह से, तो सऊदी अरेबिया को बहुत यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो भी शिप्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जा रही थी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑयल प्रोवाइड करने के लिए। तो उनको वहाँ पे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा एग्रीमेंट करे कि जो वहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियली हो, क्योंकि यूएई तो यहाँ से जो उनका पोर्ट है वहाँ से वो इंडिया तक पहुँच सकता है, यूएई के पास तो ऑप्शन है।
पर सऊदी अरेबिया के पास हो गए या फिर दूसरे जो कंट्रीज है यहाँ पे, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के अलावा कि वो अपने ऑयल्स कहीं पे पहुंचा सके। ठीक है, तो वो सऊदी अरेबिया भी वहाँ पे प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसका कैपिटल जो है वो पूरे के पूरा एक क्रूड ऑयल पे है। अगर क्रूड ऑयल का आपका बिजनेस ही अगर प्रॉब्लम में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। एक वो भी चीज़ है, असिमेट्रिक वेरफेयर द कन्वेंशनल ट्रूप स्ट्रेंथ फेल्स अगेंस्ट असिमेट्रिक ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च बाय द नॉन स्टेट प्रॉक्सी नेटवर्क। ठीक है, वही चीज़ है। और पाकिस्तान को यहाँ पे इन दोनों की इसलिए इंपॉर्टेंस आई कि अगर इस एग्रीमेंट के थ्रू अगर कुछ होता है तो इंडिया के साथ, उसका जो भी हमें पता है कि 1 साल पहले जो इंडिया पाकिस्तान के जो हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और वहाँ पे नुकसान पहुंचा था पाकिस्तान को। ठीक है, और वही चीज़ हुई, तो वो ऐसा चाहता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसी पावरफुल कंट्रीज जाने, पावरफुल इन द सेंस कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया के पास कैपिटल है, तो वो उनकी हेल्प करे। बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देखने की चीज़ें हैं, क्योंकि किस तरीके से सभी चीज़ें चलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि मिलिट्री थ्रेट तो है कि सीक्स टू अलाइन द एमजीडीए, जो पाकिस्तान अपने बेनिफिट चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी तुर्की से ले और कैपिटल सऊदी अरेबिया से ले। बट यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इंडिया है वो सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो वो सऊदी अरेबिया से भी बहुत सारा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ दे के इंडिया से इकोनॉमिक जो उसका पार्टनर है, या फिर जो कैपिटल बेनिफिट इंडिया से उन्हें हो रहा है, क्या वो उसे ब्रेक करना चाहेगा। ये चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्या ये जो भी ट्रीटी है इन तीनों की, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, क्या वो इंडिया के लिए थ्रेट है, क्या इंडिया को वहाँ पे उस पर नज़र रखनी चाहिए, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सभी कंट्री अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे ही देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट इन लोगों का यही है कि हम एक दूसरे के साथ ट्रीटी करें, तो कोई भी देश हमारे खिलाफ जाने से पहले या हम पे अटैक करने से पहले वो इस बारे में देखे या फिर सोचे, जो कि नाटो में है। ठीक है, तो वही एक चीज़ है कि इंडिया रिमेन द जियो स्ट्रेटेजिकली सेफ। अभी तक इंडिया ने या फिर दिल्ली ने उस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है, ना कि उस पर कोई ऐसा रिएक्शन दिया है कि जिसकी वजह से कोई चीज़ें हो। बट इकोनॉमिक जो कॉम्प्लीमेंट्री है सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया की, उससे ऐसा ही लगता है कि फ्यूचर में भी शायद यही चीज़ हो कि वो ऐसा सच पाकिस्तान का कोई साथ न दे। बाकी तुर्की के साथ इंडिया की इतने कोई रिलेशन नहीं है, बट सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक था कि जो हमारे एडिटोरियल में था। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो द हिंदू से हमने लिया है, वो है द रीड्रॉइंग द इलेक्टोरल बाउंड्रीज, जो कि अभी एक डिलिमिटेशन जो भी बिल है फिर वुमन रिजर्वेशन है, उस पर जो भी अभी डिस्कस हो रहा है। और 3 महीने पहले जो कि बिल पास नहीं हो पाया यहाँ पे पार्लियामेंट में, उसके सभी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। देखिए एक तो 2027 में सेंसस डाटा कलेक्ट करने की ऑफिशियली पब्लिश करने वाला है, क्योंकि वहाँ तक सेंसस कंप्लीट हो जाएगा इंडिया में, जो कि एक्चुअल में 2021 में होने वाला था। बट ड्यू टू कोरोना वो चीज़ वहाँ पे तब नहीं हो पाई, तो अभी ये चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। तो आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पे इन्वॉल्व है, आर्टिकल 81 और 82 इन द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि डिमांड रिलोकेशन फॉर एक्सिस्टिंग लोकसभा सीट्स अमंग द स्टेट इन द डिलिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूंसी विद इन द ईच स्टेट। तो वो डिलिमिटेशन क्या है, वो चीज़ें हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए इंक्रीज इन द लोकसभा साइज टू 850, और 850 में से मैं आपको बता दूं कि जो 850 सीट्स है उसमें से जो 35 है वो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की है, और बाकी की 8150 यहाँ पे वो बात कर रहे हैं स्टेट्स की। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलेगी। और डिस्ट्रीब्यूट सीट्स अमंग द बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20 मतलब जो अपना बोलता है 1 डिकेड के बाद अपना सेंसस होता है, तो 1 डिकेड के बाद 2021 में कोरोना की वजह से वहाँ पे लॉकडाउन जैसी चीज़ों की वजह से वहाँ पे हमारा सेंसस कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पे कोर प्रपोजल रिजर्व द 1/3 ऑफ द टोटल सीट ऑफ द वुमन, तो ये यहाँ पे चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेडरलिज्म कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है, पेनल्टी फॉर द सक्सेस कि जो डिलिमिटेशन है उसका किस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ एक अलग स्लाइड ऐड करके। देखिए यहाँ पर जो डिलिमिटेशन है उसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी बाउंड्रीज है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट द बाउंड्री
ऑफ द स्टेट, या फिर हम ऐसा बोलते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो यहाँ के क्या मीनिंग हुआ, मान लो कि कोई ए नाम का स्टेट है, ठीक है, और बी नाम का स्टेट है। मान लो कि ए नाम के स्टेट में अभी जो भी है कि 45 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, और बी के स्टेट में 20 लाख की पॉपुलेशन है, क्योंकि वो पॉपुलेशन तो आगे पीछे हो सकती है स्टेट वाइज। तो यहाँ पे जो एमपी की सीट्स है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स है लोकसभा में या फिर किसी स्टेट में जो अपनी एमएलए की सीट होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो सभी सीट्स का जो भी कंट्रीब्यूशन या फिर जो भी चीज़ें चलती है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है कि कहाँ पे पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि कोई ऐसी एक कुछ ऐसी सिटीज़ है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक एक सिटी में आपको देखने को मिलेगी 6 7 8 9 एमपी के सीट्स होगी। और कई ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो अपना एरिया वाइज तो बड़ा है पर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे एक ही एमपी की सीट्स होगी। तो ये जो सीट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर जो एलोकेशन होता है, एलोकेशन वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो मान लीजिए कोई ए नाम का स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बी नाम के स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जो एमपी की सीट मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 है और यहाँ पे जो सीट्स है वो मान लीजिए कि 18 है। तो अगर टोटल अगर पार्लियामेंट में अगर हम पावर की बात करें तो स्टेट ए की पावर ज़्यादा हो जाएगी और स्टेट बी की पावर कम हो जाएगी। ऐसा जो यहाँ पे एक जो भी हम बोल सकते हैं कि एक डिस्कस चल रहा है। और वो डिस्कस क्यों चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो साउथ के स्टेट है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह, वहाँ पे जनरली पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में है। और जबकि नॉर्थ के जो भी स्टेट है, जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर एमपी की सीट्स बढ़ गई नॉर्थ के राज्यों में, ठीक है, स्टेट्स में, और साउथ के अगर स्टेट्स में एमपी की सीट्स मतलब इतनी नहीं बढ़ी या फिर अगर नंबर में उन दोनों के डिफरेंस है, तो जब भी इन फ्यूचर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि फेडरलिज्म ऐसा बोलता है कि आपकी जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो बैलेंस में होनी चाहिए। अगर आपका स्टेट और उस सभी स्टेट की सभी चीज़ें बैलेंस में नहीं है, तो जो भी आपका बिल पार्लियामेंट में पास होगा वो किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बिल आपका वो आप कर रहे हो पूरे जो अपना वोटिंग से जो एमपी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से, मान लो कि कोई ऐसा बिल है कि जो नॉर्थ के स्टेट्स के लिए किसी भी कारणों अच्छा है, कोई दूसरी चीज़ों के लिए या फिर जो भी है, और साउथ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ पे इजीली जो बिल होगा वो अपना चल जाएगा। उसके बाद अगर साउथ में लिए कुछ है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो एमपीज है वो वहाँ पे कम है। तो यही यहाँ पे एक चीज़ चल रही है कि क्या ये चीज़ अच्छी है, क्या ये फेडरलिज्म की तरीके से अगर देखें तो क्या साउथ ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है वो अभी उनके लिए एज अ पेनल्टी चलेगा कि नहीं चलेगा, कि वो किस तरीके से बिल पास होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ें यहाँ पे चलेगी। क्योंकि वही चीज़ है, मान लो कि कोई 1 एकड़ ऑफ लैंड में 3 लोग ले रहे हैं, बट विद द टाइम यहाँ पे सिर्फ 5 ही हो गए, लेकिन यहाँ पे 12 हो गए, तो जो उनका उनके पास जो एलोकेशन आएगा वो वहाँ पे डिफरेंट आएगा। क्योंकि देखिए आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि जितने भी आपके जो पॉपुलेशन बढ़े, जहाँ पर भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एमपी को रिप्रेजेंट करना है, और एमपी रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को, सिटीजन को नेशन वाइड, और फेवर द रीडिस्ट्रीब्यूशन सीट्स प्योरली बाय द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो वही चीज़ होगी। जबकि फेडरलिज्म क्या बोलता है कि इक्वल इक्विटेबल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, के सभी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर सभी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे फेडरलिज्म जैसी चीज़ों की हम बात नहीं कर सकते। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी स्टेट की कितने भी पॉपुलेशन हो, बट उनकी एमपी की सीट्स वो सेम ही होनी चाहिए। मान लो कि अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी सीट्स 80 है, और जो भी गुजरात है वहाँ पे सीट्स जो एमपी की है वो 28 है। वहाँ पे मान लो कि उत्तर प्रदेश यूपी में एमपी की सीट्स जो है, ठीक है, वो 80 है, और अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एमपी की सीट्स कितने 28 है। तो यहाँ पे दोनों में एक मार्क डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप मान लो कि जो इतनी सारी जो सीट्स है वहाँ पे डिफरेंस है, तो पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस होगा। तो यहीं पे अगर कहीं भी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें गुजरात और यूपी की कई बिल के अकॉर्डिंग चीज़ें, तो यहाँ पे वो चीज़ें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट डेमोक्रेसी अलग चीज़ें बोल रही है, फेडरलिज्म अलग बोल रही है। तो किस तरीके से जो हम दोनों में बैलेंस बनाएंगे वो तो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्या ये बिल पास होगा। क्योंकि
किस तरीके से होगा। और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो वुमेन रिजर्वेशन की बात करें, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हम सबको बताएं कि अगर हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो ऑलरेडी जो हमारे लोकल बॉडीज है इंडिया में, ठीक है, जैसे कि हम पंचायत की बात करें या फिर हम नगर पालिका की बात करें, वहाँ पे ऑलरेडी 1/3 रिजर्वेशन है अवेलेबल वुमेन्स के लिए। और गुजरात जैसे स्टेट में तो 50% है, में तो 50% रिजर्वेशन है। तो ऑलरेडी लोकल बॉडीज में तो है, बट अब यहाँ पे बात हो रही है एमपी और एमएलए की, क्या वहाँ पर भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को या फिर वुमेन्स को आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो जेंडर इक्वालिटी की नज़रिए से अगर हम बात करें तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर मान लो कि 300 कहीं पे भी सीट है तो एटलीस्ट वहाँ पे 100 तो सीट्स वुमेन्स के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उससे ज़्यादा हो सकती है बट उससे कम तो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक जो हम बोल सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की नज़रिए से भी एक अच्छी बात है। अब हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पे जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो था, वो साइंस रिलेटेड था, कि वहाँ पे जो बात कर रहे थे कि एपिजेनेटिक स्लिप्स की, जहाँ जनरली ये टॉपिक्स साइंस के स्टूडेंट के अलावा दूसरे के लिए थोड़ा टफ है, बट हम सबको पता है कि यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन अभी पूछ रही है हाल फिलहाल। जो हमें लास्ट भी पेपर पता है तो साइंस टेक्स्ट से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली यहाँ पे जो हम बात करें वो एपी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, एपिजेनेटिक्स, ठीक है, क्रॉसटॉक की बात हो रही है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, जिस भी कैंडिडेट को ये समझ में अच्छी बात है, बाकी आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट साइंस टेक में कई बार डेप्थ में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से चल रही थी जो भी अपने इनहेरिटेंस वगैरह चीज़ें, वो वहाँ पे अब नॉन मेंडेलियन को कई कई जगह पे दिख रही है। जैसे कि वहाँ पे देखिए 3 तरह के मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक डीएनए मॉडिफिकेशन और एक आरएनए मॉडिफिकेशन। डीएनए मॉडिफिकेशन मतलब एपिजेनेटिक्स, आरएनए मॉडिफिकेशन मतलब एपी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले डीएनए मॉडिफिकेशन की, कि डीएनए में क्या चीज़ हो रही है कि हाउ इट वर्क्स, के जहाँ पे जो ऑफ स्विच और ऑन स्विच की बात करें कि जब तक हम साइटोसिन के लोकेशन, क्योंकि देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन जो होते हैं, एक एडेनिन होती है, एक थाइमिन होती है, एक साइटोसिन होती है, एक ग्वानिन होती है, जो कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर साइटोसिन में अगर वो मिथाइलेशन हो रही है तो वहाँ पे वो ऑफ होगी, डीमिथाइलेशन हो रही है तो वो हो गई। तो साइलेंस वाली जो भी बात है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डाटा क्या है कि जो हमें एक डाटा मिला है यहाँ पे माइस में से, माइस यानी कि चूहे में से, जो कि एक कंडक्ट हुआ था वहाँ पे, वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ द 1 एल ट्रांसफर टू एंड रीराइट द मैटरनल एल, ठीक है। और परसिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, द री रिटर्न द मैटरनल कॉपी परसिस्ट इन दिस साइलेंस स्टेट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या ये जो भी एल या फिर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसका जो भी इम्पैक्ट वो स्टेट नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये ट्रांस जनरेशनल मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, उस पर एक जो डिस्कस हो रही है। जैसे कि जो रिसर्चर ने वेरीफाई किया कि जो जीन है VPS37C रिलेटेड टू इंट्रासिस्टर्नल प्रैक्टिकल particle. These are the genetic remnant and the ancient viruses embedded in the genome that actively resist the body's natural epigenetic clearing mechanism. कि जो कि वायरस की वजह से वहाँ पे चीज़ें हो रही है, ठीक है, जो वायरल कनेक्शन की हम बात करें जो रिसर्चर ने बताया। तो यहाँ पे जो KEP11 जीन है साइलेंस द लैक ऑफ एक्टिव मियोसिस प्रोटीन लीड्स टू द सेवर इनफर्टिलिटी एंड, यहाँ पे ये क्या देखने को कि अगर इस जीन में यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है और उस चीज़ को हम मियोसिस में डिपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेल में है, मेल में इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ हो रही है। जो मेल है वहाँ पे स्पर्म बोल रहे या फिर जो हम सेमन बोले उसका जो भी प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या फिर यूज परमिया हो रही है। तो ऐसे भी रिसर्च हमें मिलने को मिल रही है। और यही चीज़ जो हम बोलते हैं वो टेक्निक हम क्या है, नैनोस्पोर सिक्वेंसिंग टेक्निक है, जिसकी वजह से हमें ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या वहाँ पे मिथाइलेशन साइटोसिन में हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए अगर अनमिथाइलेटेड है तो वो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाएगा जब आप नैनोस्पोर सिक्वेंसिंग करेंगे, अगर मिथाइलेशन है तो वहाँ पे इस तरीके से ग्राफ दिखाने को देखने को हमें मिलेगा इस टेक्निक में।
और ये जो भी हाइपर ट्राइचोसिस पिनेरिया ओरिस है, जो कि मैंने बताया था आपको ट्रांसजेनरेशनल डिसीज है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये फादर से सन में तो ये हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में, मतलब ट्रांसजेनरेशन, बट वो डॉटर में नहीं हो रहा है। अगर फादर की कोई डॉटर होगी, उसकी कोई फीमेल चाइल्ड होगी, तो वहाँ पे वो ट्रांसजेनरेशनल दिखा नहीं रहा है वहाँ पे, बट सन में दिखा रहा है। तो यहीं यहाँ पे आपने 3 टॉपिक थे देखे, जो हमने देखे। एक तो जियो पॉलिटिक्स का था, जो इंटरनेशनल पे जो हमने देखा कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने की, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने जो भी एमजेडी जो अपना एग्रीमेंट किया है, उसका क्या इम्पेक्ट है, और क्या इंडिया उस पर किस तरीके से अपनी नज़र रखेगा। फिर फेडरलिज्म का जो इंडियन पॉलिटी में, जो दोनों टॉपिक हमने GS2 के लिए देखे। और दूसरा हमने बायोलॉजी साइंस से देखा, जो कि हमारे GS3 में साइंस टेक में देखने को मिलेगा। तो उसके रिलेटेड मैंने आपके लिए यहाँ पे MCQs रखे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सिग्नेटरीज इन द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। तो हमें पता है कि उसका आंसर क्या होगा, एक तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन इन इंडिया। द 2002 डिलिमिटेशन कमीशन रिलोकेट द टोटल लोकसभा सीट्स अमंग द ऑल स्टेट्स and the pre-delimitation exercise require data from the 2027 सेंसस अंडर द आर्टिकल 81 एंड 82। तो देखिए, इसका तो मैंने आपको आंसर बता दे, इस दोनों का आपको आंसर देखना है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जेनेटिक्स पैराम्यूटेशन रिफर टू। तो पैराम्यूटेशन क्या है, वो किस तरीके से होगी, इसका हालांकि मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी बताया है, पर बट पहले आप ट्राई करिएगा कि आप किस तरीके से सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है मेंस के लिए, मैंने आपको दिए हुए, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला तो क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन पे, कि द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट रिप्रेजेंट द फॉर्मिडेबल अलायंस ऑन द पेपर, yet the remains constrained by the realities of the asymmetric warfare in the West Asia. Analyze this statement and evaluate its implication for the India strategic and calculus in the Gulf। तो वही यही बता रहे हैं कि जो असिमेट्रिक वेयरफेयर क्यों बता रहे हैं, कि क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन अच्छे वेस्ट एशिया में, तो क्या ये अलायंस सिर्फ ऑन पेपर होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तो हमें पता है कि जो अच्छे नहीं है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से, इस अलायंस की वजह से सऊदी अरेबिया और इंडिया के भी रिलेशन क्या होगी, क्या असिमेट्रिक है, वो उस पर आपको हमें डिस्कस करने और आपको लिखना है। दूसरी पॉलिटी से द इम्पेंडिंग पोस्ट 2026 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थ्रेटन द टू पेनलाइज द सदर्न इंडियन स्टेट फॉर देयर डेमोग्राफिक सक्सेस। कि जो सदर्न इंडियन स्टेट, मैंने जो आपको बताया कि पॉपुलेशन की डिपेंड पे या फिर पॉपुलेशन को देख के हम जो डिलिमिटेशन करते हैं, तो क्या जो सदर्न के जो स्टेट्स है, केरला हो गए या फिर तमिलनाडु हो गए, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और नॉर्थन में जो भी यूपी बिहार वगैरह में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सदर्न के इंडियन के जो उन्होंने अच्छा काम किया है या फिर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किए, तो वो भी उनको, इनके लिए एज अ पेनल्टी होगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो उस पर, और आपको 1 पर्सन 1 वोट पे भी आपको डिस्कस करना है, और उसका फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से, जो हमने डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की बात की, उस पर भी आपको इसमें लिखना है। उसके बाद अगर हम साइंस टेक के लिए क्वेश्चन देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस, epigenetic modification, and how does the phenomenon of paramutation fundamentally alter our understanding of the heritable trait and reproductive health। तो इन तीनों क्वेश्चन पे आपको लिखने, ये जो अपनी PPT है, ठीक है, वो मैं आपको PDF के फॉर्म में अपनी जो यूट्यूब चैनल, अपनी जो टेलीग्राम चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के नाम से ही प्रिज्म GSN बायोलॉजी, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप ये जो PPT है वो ले सकते हैं और इस PDF को रीड कर सकते हैं। बाकी इन 3 मेंस के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप बताइए। बाकी हम डेली अब द हिंदू न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंस एडिटोरियल्स हो गए द हिंदू में, और दूसरे भी टॉपिक्स हो गए अलग अलग, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जियोग्राफी या फिर साइंस टेक, उससे हम डिस्कस करेंगे डेली। ये जो आज की हम न्यूज़ है वो 10 अगस्त की है, ठीक है, आज की, और उस पर ही हम डेली अब आपके साथ डिस्कस करेंगे डेली न्यूज़पेपर में, जो कि आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम और PSC के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगी। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो बाइलिंगुअल है, मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया और इंग्लिश में आप कंटेंट दिया है, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ जो हमारे कैंडिडेट है, एस्पिरेंट, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम और PSC के और UPSC के, वो यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट आएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो भी रिलेटेड टॉपिक हो गए हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसे ही आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन और जो मेंस के आंसर राइटिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड्स भी लिखे, देखिए 250 वर्ड्स में वगैरह,
150 वर्ड्स में, तो उस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहिए इसी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं दूसरे भी जो मेरे अपने यूट्यूब चैनल लिंक रिलेटेड जो बायोलॉजी के भी होंगे वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल दोबारा।